हिंदी इमोशनल स्टोरी बोझ। कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रोब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कविता। स्कूल में भी पूरा रोब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह, ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दोनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। कविता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल कविता को जन्म से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उसकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपने आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके न देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था, लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। कविता को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। कविता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ कविता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोल कर बातें की। उसके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ खुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। सब लोग घुमा फिराकर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। कविता से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद से फोन कर दिया। राज कविता को अपने घर ले गया। कविता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस कविता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल के लिए ही थी। सारा बंदोबस्त पहले से ही किया था।
कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। कविता ज्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। अजय राजस्थान के किसी शहर में रहता था। वह ग्रेजुएट था और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, पर वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। हर समय वो किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और उसी के बारे में सोचता रहता था। एक बार अजय के शहर से कुछ दूरी पर एक फकीर बाबा का काफिला रुका हुआ था। शहर के चारों ओर उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचने लगे। अजय को भी इस बारे में पता चला और उसने भी फकीर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही अजय उनके काफिले तक पहुंचा। वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। बहुत इंतजार के बाद अजय का नंबर आया। वह बाबा से बोला, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरे रहती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है, तो कभी घर पर अनबन हो जाती है और कभी अपनी सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाए और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? जरूर करूंगा, अजय उत्साह के साथ बोला। देखो बेटा, हमारे काफिले में 100 ऊंट हैं और उनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो और जब 100 के 100 ऊंट बैठ जाए तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह बाबा अजय से मिले और पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी आई? कहाँ बाबा, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बिठा पाया। कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो ही जाता था। अजय दुखी होते हुए बोला, मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये सारे ऊँट एक साथ बैठ जाएं। बाबा बोले। अजय नाराजगी के स्वर में बोला, तो फिर आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? बाबा बोले, बेटा, कल रात तुमने कुछ अनुभव किया, यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊंट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बिठाओगे तो कहीं और कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बने ही रहती हैं, कभी कम तो कभी ज्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए? अजय ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा। इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊंट रात होते होते खुद ही बैठ गए। कई तुमने अपने प्रयास से बिठा दिए, पर बहुत से ऊंट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे। और जब बाद में तुमने देखा तो पाया तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। कुछ समझे, समस्या भी ऐसी ही होती हैं। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो और कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने पर भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो, उचित समय पर ये खुद ही खत्म हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो ऊँटों की देखभाल करने वाला कभी सो नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो। चैन की नींद सो, जब उसका समय आएगा वो खुद ही हल हो जाएगी। दोस्तों आज मैं आपको 19 ऊँटों की एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव में एक व्यक्ति के पास 19 ऊँट थे। एक दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात वसीयत पड़ी गई, जिसमें लिखा था कि मेरे 19 ऊँटों में से आधे मेरे बेटे को, 19 ऊँटों में से 1/4 मेरी बेटी को और 19 ऊँटों में से 5वां हिस्सा मेरे नौकर को दे दिया जाए। सब लोग चक्कर में पड़ गए कि ये बंटवारा कैसे हो। 19 ऊँटों का आधा अर्थात एक ऊँट काटना पड़ेगा, फिर तो ऊँट ही मर जाएगा। चलो एक को काट भी दिया तो बचे 18, उनका 1/4 4.5 फिर सब बड़ी उलझन में थे। फिर पड़ोस के गांव से एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया गया। वह बुद्धिमान व्यक्ति अपने ऊँट पर चढ़कर आया, समस्या सुनी, थोड़ा दिमाग चलाया, फिर बोला, इन 19 ऊँटों में मेरा भी ऊँट मिलाकर बांट दो। सबने सोचा कि एक तो मरने वाला पागल था जो ऐसी वसीयत करके चला गया, और अब ये दूसरा पागल आ गया जो बोलता है कि उनमें मेरा भी ऊँट मिलाकर बांट दो। फिर भी सबने सोचा बात मान लेने में क्या हर्ज है।
19 प्लस 1 बराबर 20 हुए। 20 का आधा 10 बेटे को दे दिए, 20 का चौथाई 5 बेटी को दे दिए, 20 का पांचवा हिस्सा 4 नौकर को दे दिए। 10 प्लस 5 प्लस 4 बराबर 19। बच गया एक ऊँट जो बुद्धिमान व्यक्ति का था। वो उसे लेकर अपने गांव लौट गया। इस तरह एक ऊँट मिलने से बाकी 19 ऊँटों का बंटवारा सुख, शांति, संतोष व आनंद से हो गया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, किसी भी समस्या को अगर आराम से बैठकर सोचा जाए तो उसका अवश्य ही हल जरूर मिल जाता है। दोस्तों, ये कहानी एक लक्कड़हारे की है जो कि एक ईमानदार लक्कड़हारा था। आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए और इससे मिलने वाली शिक्षा को अपने जीवन में जरूर उतार लीजिए। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक लक्कड़हारा रहता था। वह अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार था और हमेशा कड़ी मेहनत करता था। प्रत्येक दिन वह पास के जंगल में पेड़ काटने चले जाता। जंगल से पेड़ काटने के बाद वह लकड़ियां अपने गांव लाता और सौदागर को बेच देता, जिससे वह काफी अच्छा पैसा कमाता था। वह अपनी रोजमर्रा के खर्च से अधिक पैसा कमाता, जिससे उसके पास अच्छी बचत भी हो जाती। लेकिन वह लक्कड़हारा अपने साधारण जीवन से खुश था। एक दिन वह नदी किनारे पेड़ काट रहा था। अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसली और वह गहरी नदी में जा गिरी। वह नदी बहुत गहरी थी, इसलिए वह खुद उस कुल्हाड़ी को नहीं निकाल सकता था। उसके पास सिर्फ एक ही कुल्हाड़ी थी जो अब नदी में खो चुकी थी। वह यह सोचकर बहुत परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि बिना कुल्हाड़ी के वह अपनी आजीविका किस तरह से चला पाएगा। वह बहुत ही दुखी हो गया, इसलिए वह भगवान से प्रार्थना करने लगा। वह सच्चे मन से प्रार्थना कर रहा था, इसलिए भगवान ने उसकी यह बात सुनी और उसके पास आकर पूछा, पुत्र, क्या समस्या हो गई? लक्कड़हारे ने अपनी सारी बात भगवान को बताई और अपनी कुल्हाड़ी लौटाने के लिए भगवान से विनती की। भगवान ने अपना हाथ उठाकर गहरी नदी में डाला और चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर लक्कड़हारे से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लक्कड़हारे ने उस कुल्हाड़ी को देखा और बोला, नहीं। भगवान ने अपना हाथ दोबारा पानी में डाला और एक कुल्हाड़ी निकाली जो सोने की बनी हुई थी। भगवान ने उससे पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लक्कड़हारे ने उस कुल्हाड़ी को अच्छी तरह देखा और बोला, नहीं भगवान, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान बोले, इसे ध्यान से देखो मेरे पुत्र, यह सोने की कुल्हाड़ी है जो बहुत कीमती है। सच में यह तुम्हारी नहीं है? लक्कड़हारा बोला, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मैं सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ नहीं काट सकता, यह मेरे किसी काम की नहीं है। भगवान यह देखकर बहुत खुश हुए और अपना हाथ फिर से गहरी नदी में डाला और एक कुल्हाड़ी निकाली। यह कुल्हाड़ी लोहे की थी और भगवान ने लक्कड़हारे से पूछा, यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लक्कड़हारा कुल्हाड़ी देखकर बोला, जी हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। आपका धन्यवाद। भगवान लक्कड़हारे की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे लोहे की कुल्हाड़ी दे दी, साथ में उसे 2 कुल्हाड़ी जो कि सोने की और चांदी की थी उसकी ईमानदारी के लिए इनाम में भी दे दी। दोस्तों, ये कहानी हमें ईमानदारी की एक बहुत बड़ी सीख देती है। हमेशा ईमानदार रहो। ईमानदार हमेशा से ही प्रशंसा के पात्र रहे हैं। ईमानदारी हमारे नैतिक गुणों में 4 चांद लगाती है और फलस्वरूप हमें इसका बेहतर फल हमेशा मिलता है। इसलिए अपने काम के प्रति, खुद के प्रति और हर स्थिति में ईमानदार रहें। आपको आपकी ईमानदारी का फल अवश्य मिलेगा। यह स्टोरी शुरू होती है जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे खुरापाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओह, तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहां पर जो लिखा था
वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहां पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूं लिखा था 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे याद भी है जब मैंने पहली बार कैमरा लेने के लिए जिद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर लाकर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज्यादा अगर कोई खुश था तो वह थे मेरे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकाएक गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो यहाँ पर कुछ विशेष लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें जो लिखा हुआ था अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरी समझ नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलेपन का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कई बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब पापा से कहा करती थी, अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चल जाएंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ वह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहां कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था। बस मेरी आंखों से आंसू चले जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता तब मैं क्यों रोए जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा। लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वह कहाँ थे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूंगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़कर करूंगा। दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों इस कहानी का कौन सा पार्ट आपके दिल को छू गया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना। और अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। और इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए।